बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर बात करेंगे एहतसाब अदालत की। आज एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक पेश हुए पैरागॉन केस में। ख्वाजा साद रफ़ीक जब अदालत में आते हैं तो उन पर ना तो गुलपाशी की जाती है, ना वहाँ पे कारकुन हार लेके खड़े होते हैं, ना वहाँ पे किसी किस्म के नारेबाजी होती है। ख्वाजा साद रफ़ीक अकेले ही वहाँ पे आते हैं, अदालत में पेश होते हैं और पेशी के बाद खामोशी से वापस चले जाते हैं। अगर मीडिया वाले वहाँ हों तो उनसे बात कर लेते हैं। आज ख्वाजा साद रफ़ीक पैरागॉन केस में अदालत नंबर 2 नसीम अहमद विरक के सामने पेश हुए तो वहाँ से इनके केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जब ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ बैठे हुए थे तो मैंने उनके कान में पूछा कि ख्वाजा साहब, आप अकेले ही आते हैं, ना कोई फूल बरसाए जाते हैं, ना नारेबाजी होती है, ना हार लेके लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। तो ख्वाजा साहब ने मुख्तसर जवाब दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। उनके केस की समाअत मुलतवी हुई तो ख्वाजा साद रफ़ीक अदालत से निकल कर बाहर जाने लगे तो अदालती अहाते में उनके साथ चलते हुए एक अखबार नवीस ने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब, सुना है कि आपका नाम लाहौर का मेयर बनाने में आ रहा है। तो उन ख्वाजा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसका नाम मेयर के लिए आ रहा है उसको पता ही नहीं है। इसके बाद ख्वाजा साहब बाहर आ गए और उन्होंने फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू की। सवालात मीडिया की तरफ से पूछे गए। ऐसे मौक़े पर अमूमन वही सवाल पूछे जाते हैं जिनको आप यूँ समझ लें कि जिससे सवाल किया जाता है उसके मुंह में मलाई डाल दी जाए या लड्डू डाल दिए जाएं या उसके सामने फुल टास गेंद कर दी जाए। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने वहाँ पे मियां नवाज शरीफ के हवाले से सवाल किया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना था कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ख्वाजा साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान कतई तौर पर नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज़ालिम हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो अपना इलाज मुकम्मल करवा के आएँ। और उसके साथ ही जिस तरह से तहरीक इंसाफ खैबर पीके में हारी है उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। उनकी 6-7 मिनट की गुफ्तगू हम पूरी की पूरी आपके सामने पेश करते हैं। सियासी तफसीर हुई और अभी ये अमल शुरू हुआ। अवामी अदालत का पूछ के बता रहा है कि सुनामी वापस जा रही है और सुनामी आती भी कुछ वक्त के लिए। आखिर कोई बात तो इमरान खान साहब सच भी कहते थे। वो कहा करते थे कि ये सुनामी है, हम कहा करते थे सुनामी तो महसूस होती है और वो तो तबाही लाती है। तो आपने देखा है कि इन 3.5 सालों में पाकिस्तान पर तबाही मुसल्लत की गई है तब्दीली और सुनामी की शक्ल में। ज़ाहिर है उसने वापस जाना था, उसका वक्त पूरा हो चुका। और जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में एक को निकाल वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जीते हैं और अवामी अदालत में PTI को शिकस्त दी, कंटोनमेंट बोर्ड में भी इनको शिकस्त हुई और अब KPK में जहाँ वो 2 तारीख अक्सरियत के दावेदार थे ये जैसे भी उनको दिलवाई गई थी, अब लोगों ने वहाँ भी उनका धर्म तख्ता देखो। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि आने वाला सियासी नक्शा क्या होगा। और जब भी लोगों को वोट डालने का मौका मिला वो काम को वोट देंगे, वो आइन और कानून की हुक्मरानी करने वालों को देंगे, वो भाड़े के टट्टू को वोट नहीं देंगे या बच्चे चबूरों को वोट देंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात अगर हुकूमत के पास में हुआ तो वो तो नहीं कराएंगे क्योंकि वो उनको वारा नहीं खाते। अलबत्ता एक आइनी रिक्वायरमेंट है, अदालती हुक्म हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी हो तो वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत ये रिस्क कभी नहीं लेती। आप कह रहे हैं कि कल एक बयान आया सर कि वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का नाम, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ीर आज़म को उम्मीदवार किस बात में जाहिर है कि क्या कोई इलेक्शन अनाउंस हो गए, जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी अनाउंस कर देगा। सर ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस कब आ रहे हैं, जी रहमान ने दावा किया था कि वो 2030 में वापस आते हैं। मैं तो आपको पता है रहमान नहीं, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को वतन तो उन्होंने जरूर आना है, पर
और वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरखास्त करे। और PMLN ये समझती है कि मियां साहब को अब जहाँ है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और ज़ालिमों के पीछे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तारीख दुनिया की बताती है कि क़यादतें जो हैं वो जलावतनी में तहरीकों की क़यादत करती रही है। ये कोई नई बात नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। साहब का अमल बड़ा सुस्त हो गया है, मैप जो है वो एक्टिव नहीं है, इतना कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, क्या समझते हैं? एहतसाब भी मफाद पा रहा है क्योंकि ये इंतकाम था, एहतसाब तो था नहीं। और अभी एक जो तकरीरी की है इन्होंने, आप अंदाजा लगाएं, एक ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर को आप विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट रूल्स एंड रिलैक्स करके DG नैब लगा देते हैं और समझते हैं कि लोगों को कानून खबर नहीं होगी। अब वो कल लाहौर हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने पिटीशन की है और हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। तो जब तफसीलात सामने आई हैं तो होशरुबा, एक तरफ आप कहते हैं कि एहतसाब के अदारे को इम्पार्शल होना चाहिए। ये कैसी इम्पार्शलिटी है कि आप एक आदमी को स्पॉट करते हैं पूरे मुल्क में और रूल्स रिलैक्स करते हैं, कंसेशन देते हैं और DG नैब लगा देते हैं। और अगला मनसूबा भी हमें मालूम है कि उसके बाद उन्हें कहाँ पोस्ट किया जाएगा और उनसे कौन सा काम दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब को इन कामों और हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, अपनी फिक्र करें। उन्हें अभी तक अपने मुखालिफों की फिक्र पड़ी हुई है, अपनी कारकर्दगी कटे की नहीं है। लोग जगह जगह आपको फारिग कर रहे हैं। अभी भी दिल ये करता है कि किसी तरह सारे मेरे मुखालिफ मदिया पेट हो जाए और वो ये समझते हैं कि ये लैब के जरिए ये काम मजीद कर लेंगे। मजीद नहीं होना, या ये समझते हैं कि वो ऑर्डिनेंस ले आए हैं तो अब उनको कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। ये भी नहीं होता। जो आपने गड्ढा खोदा होता उसमें आप ही नहीं गिरना होता। देखिए जी, OIC का इजलास अफगानिस्तान के इशू पे उस वक्त पेश रखता है, पर हमारी उसमें दरख्वास्त ये थी कि जब OIC के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास हो रहा है तो अफगान इशू के साथ कश्मीर इशू को भी मेरे बहस आना चाहिए था। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान की जो ये तश्कील है इसका नामुकम्मल एजेंडा है। तो जो हमारा नामुकम्मल एजेंडा उस पर तो गैर मामूली इजलास जो है उसमें तो उस तरह के एजेंडे पर नहीं, उससे भी एजेंडे पर रहना चाहिए। बहरहाल अफगानिस्तान में एक ह्यूमन क्राइसिस है, उसका रिजॉल्व उम्मा की जिम्मेदारी भी है और आर्मी ज़मीन की जिम्मेदारी भी है, सुपर पावर्स की जिम्मेदारी भी है कि वो अफगानिस्तान को और अफगान कौम को तनहा न छोड़े। और जस्टिस जहीरुद्दीन साहब ने इमरान खान के हवाले से इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद उनकी जमात की जाने से मीडिया के हवाले से कार्रवाई। हालांकि इमरान खान खुद जो हैं वो रोज़ाना नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप इसको कैसे देखें, खासतौर पर जस्टिस जहीरुद्दीन साहब भी इस वक्त इल्ज़ाम कर रहे हैं? देखिए, जस्टिस जहीरुद्दीन साहब को मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन वो बड़े एक संजीदा और अच्छी शोहरत के हामिल शख्स हैं और बेदाग शख्सियत के बारे में उन्होंने कुछ कहा है तो यकीन उनके पास कुछ होगा कहने के लिए कोई बात या शवाहिद मौजूद होगी। मुझे इसकी तफसील पता नहीं। मैंने कभी किसी पर, मैं कोशिश करता हूँ कि इल्ज़ाम न लगाऊँ जब तक मुझे उस बात के बारे में आगाही और मालूमात ना हो। तो जो हो रहा है इनके साथ, PTI के साथ या इमरान साहब के साथ, ये सारा मकाफात अमल है। आपके कान में कोई खुसर करे, आप कंटेनर पर खड़े होकर गालियाँ देते थे, आपको किसी ने बता दिया फलां का हुआ, आपने कुछ पता ही नहीं किया, आप चल पड़े उसके पीछे। फिर आपने कोई बहतान दुनिया का नहीं है जो आपने अपने मुखालिफिन पर ना लगाया हो। बेशर्मी की हद तक जाके उन्होंने ये काम है, तो वो जो किया है वो पारी देनी नहीं है। अब ऐसे ऐसे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जो इनके सियासी हरीफ नहीं है लेकिन बोल रहे हैं। अब तो चलें सियासी हरीफ हैं, कोई बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हम उनके चूँकि सियासी मुखालिफ हैं तो हम ये बात कर रहे हैं। वो लोग उनके बारे में बातें करते हैं, रोज एक नई कहानी आ जाती है जो कम से कम उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं। इसके इख्तिताम से पहले एक और केस भी इसी अदालत में था, जज नसीम अहमद विरक की अदालत में। वो पेक गायरन केस है। ये रेलवे और स्टील मिल के कुछ मुलाजमीन पर और कोई ठेकेदारों पर केस था। इसके मरकजी मुलजम तो ज़हूर खटक थे और उनके साथ वाजिद अहमद थे। ज़हूर खटक को सज़ा हो गई और वह सज़ा अपनी भुगत के जा चुके हैं, जबकि वाजिद अहमद अब भी नैब की हिरासत में हैं। तो पिछली पेशी पर वाजिद साहब से हमने बात की थी, उनसे पूछा कि आप जेल में, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो साथ मरकजी मुलजम था उसको रिहा कर दिया गया, मुझे सिर्फ उनका साथी जाहिर करके गिरफ्तार किया गया और 8 साल हो गए हैं कि मैं नैब का केस भुगत रहा हूँ।
इन 8 सालों के दौरान ही 6-7 जज भी बदल चुके हैं, लेकिन मेरी रिहाई अभी तक नहीं हो सकी, मेरा फैसला अभी तक नहीं हो सका। इस शख्स ने अपना नाम जवाद बताया था, लेकिन जब हमने कोई थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि इस केस में 10 मुलज़म थे, जिनमें से 2 का तल्लुक़ स्टील मिल से था, 6 रेलवे के थे और रेलवे ही के ज़हूर खटक थे और सईद अहमद थे, वो भी गिरफ़्तार हुए थे और उनको सज़ाएं हो गई। अपनी सज़ाएं भुगत कर वो चले गए। तो जवाद अहमद के ऊपर ये ठेकेदार थे। 48 मिलियन से ज़्यादा का केस इनके ऊपर है। वाजिद अहमद के केस की समाअत भी 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। देखते हैं कि उस रोज़ ख्वाजा साद रफ़ीक के केस का 10 जनवरी को और जवाद अहमद के केस का 7 जनवरी को क्या बनता है, आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।